हेलो बच्चों, आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक सामाजिक क्रिया और एक व्यक्तिगत क्रिया में क्या अंतर है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मैं कोई अकेला क्रिया करता हूँ कि जैसे मैं नहाता धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, चाय पीता हूँ, खाना खाता हूँ, सड़क पर घूमता हूँ, गाने सुनता हूँ, ये सब क्या है? व्यक्तिगत क्रिया है। इन्हें हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। तो वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया कौन सी है? कि सामाजिक क्रिया वह क्रिया होगी कि जिसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य से एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करें और उस आधार पर जो क्रिया और प्रतिक्रिया की जाएगी उसे वेबर ने सामाजिक क्रिया कहा है। जैसे मैं कहूँ कि वेबर के अनुसार किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया हम तभी कह सकते हैं जब व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए किसी व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार से प्रभावित हो और उसके द्वारा उनकी गतिविधियां संचालित हों। अब इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं एक शिक्षक हूँ और मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और फिर मैं अचानक बीच में किसी भी बच्चे को खड़ा करके पूछता हूँ कि मैंने जो ये अभी पढ़ाया इसके बारे में आपने क्या समझा, बताओ। तो ये क्रिया एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि मेरा अर्थ क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि मेरा द्वारा पढ़ाए गए वो चीज़ उन बच्चों को कितनी समझ आई। मैंने उस बच्चे को खड़ा करके उससे बारे में पूछा और उसने फिर उसको सुनकर जो भी मुझे बताया, तो मेरे द्वारा की गई क्रिया और प्रतिक्रिया मिलाकर वो एक सामाजिक क्रिया बन जाती है। तो वेबर ने इस सामाजिक क्रिया को अपनी कुछ विशेषताओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब हम जो अध्ययन करेंगे वह है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रियाओं की विशेषताएं। पहली, दूसरों के प्रति उन्मुख होती है, अर्थात कोई भी सामाजिक क्रिया एक अकेला व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता। मान लो मैं एक आईने के सामने खड़ा होकर कंघी करता हूँ, अपने बाल संवारता हूँ या कुछ भी अपना देखता हूँ, शक्ल देखता हूँ आईने में, गाने गुनगुनाता हूँ आईने में देखकर, तो वो एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं वहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। वो क्रिया मेरी केवल अपनी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं। लेकिन अगर मान लो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है और डायरेक्टर अपने आमने सामने जितने भी लोग डांस कर रहे हैं वो उन्हें ट्रेनिंग देता है कि ये म्यूज़िक बजेगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक तुमको ऐसे घूमना है, ऐसे काम करना है, ऐसे डांस करना है, तो वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि जिसमें एक कर्ता और प्रतिकर्ता किसी व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं और वो क्रिया दूसरों के प्रति एक उन्मुख क्रिया है, तो वो एक सामाजिक क्रिया कहलाती है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। अब मैंने आपको बताया कि मेरे द्वारा अकेले द्वारा की गई दिन भर की समस्त क्रियाओं को मैं सामाजिक क्रिया नहीं कह सकता। मेरा सुबह उठना, खाना खाना, नहाना धोना, गाने सुनना, पूजा पाठ करना, वॉक करना, छत पर जाना या धूप में बैठना, ये सब मेरी अपनी व्यक्तिगत क्रियाएं हैं, लेकिन इसे मैं सामाजिक क्रिया नहीं कह सकता। इसलिए क्योंकि वेबर ने क्या कहा कि हर व्यक्ति जो भी अकेला क्रियाएं करता है वो उसकी अपनी खुद की व्यक्तिगत क्रियाएं हैं। वो सामाजिक क्रिया तब होगी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अर्थपूर्ण उद्देश्य को लेकर आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में कोई क्रिया करें, तो उनके पीछे एक अर्थ छुपा हो। उन क्रियाओं को हम एक सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। तो इसके प्रकार वेबर कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया मनुष्य की सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। तीसरा, प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं है। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं सड़क पर कहीं जा रहा हूँ और मेरे चारों तरफ बहुत से लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कहीं भी रेड लाइट हो जाती है, हम सब रुक जाते हैं और हरी बत्ती होते ही हम सब अपने अपने एक अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। तो ये कोई एक सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का मानवीय संपर्क, जो मेरे आसपास जितने भी लोग मेरे साथ चल रहे थे, हमारे आपस में कोई क्रिया नहीं हुई, हमने एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं की और अपने केवल लाल बत्ती पर रुके और हरी लाइट होते ही वहाँ से अपने अपने रास्ते चले गए, तो उन सभी क्रियाओं को हम एक सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि दो साइकिल सवार एक अलग मोड़ से आ रहे हैं, आपस में टकरा जाते हैं और फिर उनके बीच गाली गलौच होती है, एक दूसरे के साथ मारपीट होती है और अगले दिन फिर वो दूसरा जो पिट जाता है आकर उस दोस्तों के साथ उसको पीट देता है, तो ये सब क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कहलाएंगी, क्योंकि वहाँ पर
कोई ना कोई एक अर्थ छुपा है, उद्देश्य जुड़ा है, तो उनको हम सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। लेकिन अकेला व्यक्ति कोई कहीं भी आ जा रहा हो तो इस प्रकार प्रत्येक क्रिया एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाती। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चौथी आपकी, सामाजिक क्रिया समरूप नहीं होती। समरूप का मतलब एक समान, कि जैसे वेबर कहता है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा एक जैसा की जाने वाली क्रिया को कहते हैं, न उस क्रियाओं को कहते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए हम बारिश के लिए मौसम चल रहा है, हम सब छतरी लेकर बाजार में चल रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो जाती है और हम सब अपने गीले होने से बचने के लिए अपनी अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो जब बहुत सारे लोगों ने तुरंत अपनी अपनी छतरियां खोल ली तो वो कोई एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। लेकिन इसी की जगह मान लो कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही है और एक डायरेक्टर उनको निर्देश दे रहा है कि यहाँ से म्यूजिक बजेगा, आप लोग तुरंत ऐसे म्यूजिक के द्वारा अपनी अपनी छतरियां खोलेंगे, ऐसे ऐसे डांस करना है और फिर छतरियां बंद करके वहीं पर स्टेप को रोक लेना है, तब वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर खुद हम एक दूसरे की कोई नकल कर रहे हो या एक जैसी क्रिया बिना बताए अपने अपने बचने गीला होने से बचने के लिए कर रहे हो, तब तो वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया नहीं है। लेकिन जहाँ भी एक डायरेक्टर द्वारा निर्देश दिए जा रहे हो, किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, तो फिर सब जब डांस के लिए अपनी अपनी एक साथ छतरियां खोलते हैं और उस स्टेप को पूरा करते हैं, तब वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया बन जाती है। पांचवा, अनुकरणात्मक क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक का मतलब होता है कि केवल दूसरे की क्रियाओं का अनुकरण करना सामाजिक क्रिया नहीं कहलाता। क्योंकि मान लो हम कहते हैं आज एक व्यक्ति मेरे साथ, मैं मान लो किसी स्विमिंग पूल में जाता हूँ, मैं अपने 4-5 दोस्तों के साथ स्विमिंग कर रहा हूँ। अब अगर अचानक मेरा एक दोस्त पानी में तैरते तैरते वो उल्टा होकर अपने आप को पानी में रोक लेता है और हम भी उसकी नकल करते हैं, उल्टा होकर पानी में वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। क्योंकि हमने उसको बिना बताए केवल उसकी कार्य को देखकर वैसा नकल करने की कोशिश की। लेकिन इसकी जगह अगर मान लो कोई स्विमिंग का कोच आपको ट्रेनिंग दे रहा है, स्विमिंग करना सिखा रहा है कि अब हाथ ऐसे करने हैं, पाँव ऐसे करने हैं, सांस रोकनी है और ऐसे ऐसे करके पानी में आगे चलना है, तब वो क्रिया एक सामाजिक क्रिया है। लेकिन किसी की नकल करना, किसी को देखकर अनुकरण करने वाली क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कर्ता और प्रतिकर्ता का होना। अर्थात किसी भी सामाजिक क्रिया में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अर्थात एक कर्ता जो कोई भी क्रिया करेगा और दूसरा प्रतिकर्ता जो उस क्रिया का उसे जवाब देगा। मैंने कहा था कि मैं अकेला आईने के सामने खड़ा होकर गाने गुनगुनाता हूँ, बाल बनाता हूँ, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो केवल मेरी छवि है। लेकिन अगर मैं दो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, चाहे वो साइकिल सवार हो या बगीचे में बैठे दो व्यक्ति हो सकते हैं, क्लास में बैठे एक गुरु और शिष्य हो सकते हैं, किसी फिल्म की शूटिंग के समय कोई भी डायरेक्टर और एक कलाकार हो सकता है, एक सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, तो वहाँ कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, तब भी वो सामाजिक क्रिया उनके द्वारा संपूर्ण की जाएगी। नेक्स्ट, परिस्थिति। सामाजिक क्रिया के लिए इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो शर्त है कि वहाँ परिस्थिति का होना आवश्यक है, जिसमें कर्ता और प्रतिकर्ता एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करने से संबंधित वस्तुओं और विशेषताओं की सुविधाओं से सुसज्जित हों और एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों। परिस्थिति का मतलब होता है सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्रिया कर रहा है तो वो क्रिया या प्रतिक्रिया जो भी दो व्यक्तियों के बीच होगी वो किसी भी परिस्थिति के अनुरूप ही पैदा होती है। बिना परिस्थिति के कोई और क्रिया और प्रतिक्रिया अकेली नहीं हो सकती। लास्ट है मूल्य, विश्वास और प्रतीक। अर्थात सामाजिक क्रिया के लिए जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है कि कर्ता और प्रतिकर्ताओं के बीच मूल्य, विश्वास और प्रतीक होने चाहिए, जो आपस में आशाएं और अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। जैसे मैं अगर किसी बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा हूँ और उन्हें कहता हूँ कि बेटा ये सब तुम तैयार कर लेना, एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएंगे, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, और वो मेरे द्वारा बताए गए सभी उस अध्ययनों को, क्लास के सभी टीचर्स लेक्चर्स को जो मैंने उनको दिए बच्चों को, वो उनको पूर्ण रूप से अच्छी तरह पढ़ते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तब वो उनके पीछे एक वैल्यू जुड़ी है, उनका मेरे प्रति विश्वास जुड़ा है, और फिर जो बुक्स या नोट्स मैंने उनको दिए हैं वो उनका फ़ायदा उठाकर बच्चे अपनी मेहनत करते हैं और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम्स में पास होते हैं।
तो ये थी आपकी, मैंने कहा, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। थैंक यू।